नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टेंस वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था। उसमें हमने टेंस, उसके प्रकार, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े। अब इस वीडियो में उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलो अपने टॉपिक को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम कमलेश कुमार सैनी है। मैं पीसी क्लासेज आबानेरी में आपका स्वागत करता हूं। अगर हमारा वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए तो उसे आप लाइक करें, और कोई भी कमी रह जाए या कोई भी समस्या हो उसे देखने के बाद तो उसे कमेंट में लिख करके बताएं। और हमारे इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो टॉपिक को शुरू करते हैं टेंस के। देखिए, हमने टेंस पढ़े। वैसे 3 टेंस होते हैं, लेकिन हमने कितने पढ़े? 2 पढ़े। कौन सा? एक तो प्रेजेंट पढ़ा था, दूसरा पास्ट पढ़ा था, और तीसरा फ्यूचर पढ़ा था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश की अगर हम बात करें तो टेंस 2 ही रह गए थे। उसकी वजह बताई थी, क्योंकि वी हैव V1 एंड V2। हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। जो फर्स्ट फॉर्म ये प्रेजेंट टेंस के लिए प्रयोग में ली जाती है, और सेकंड यानी V2 पास्ट टेंस के लिए प्रयोग में ली जाती है। फ्यूचर के लिए ऐसी कोई वर्ब निर्धारित नहीं है जो स्पेशली फ्यूचर के लिए प्रयोग में ली जाए। तो हम फ्यूचर को टेंस बनाते हैं। बताया था आपको पिछले वीडियो को, आप देखना। शैल और विल के साथ V1 का प्रयोग करके हम फ्यूचर को क्या बनाते हैं? टेंस बनाते हैं। फ्यूचर कोई टेंस नहीं है। बाकी टाइम इंट्रोड्यूसरी टॉपिक है, इस वजह से हम टाइम होने की वजह से इनको भी इनके साथ में पढ़ते हैं। और भी बातें बताई थी, आप पिछले वीडियो में देखें उसको। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, जब हम टेंस पढ़ते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है या वर्ब का प्रयोग करना होता है टेंस पढ़ते समय। तो आप देखेंगे कि करते कैसे हैं। इनका प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारे जो वर्ब प्रयोग में ली जाएगी, जो वर्ब प्रयोग में ली जाएगी वो भी कौन सी होगी? सिंगुलर ही होगी। और यदि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो साथ में आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल ही होगी। वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल ही होगी। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? वे संज्ञा या सर्वनाम जिनसे हमें एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान, वचन आदि का बोध होता है, तो सिंगुलर होते हैं। जिनमें हम ज्यादा शामिल कर सकते हैं ही को, सी को, इट को, और इनके नाम। जैसे ये लड़का है तो इसका कोई नाम, लड़की है तो उसका कोई नाम, इनको शामिल कर सकते हैं। इनमें कहीं भी एस या ईएस नहीं लगा हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट की ये विशेषता होती है। कईयों के मन में ये आ रहा होगा कि सर, एक सिंगुलर सब्जेक्ट तो आई और होता है, उसको मैं अलग से क्लियर करूंगा आपके सामने आई को, कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हमने इस ग्रुप में उसको क्यों नहीं रखा है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम जो वर्ब यूज में लेते हैं वो वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। फिर यहां देखो, दुविधा हमारे मन में ये रहती है कि जब हम किसी चीज में एस या ईएस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम सिंगुलर नाउन की अगर हम बात करें, और जब हम नाउन में क्या जोड़े? एस या ईएस, तो वो क्या बनती है? प्लूरल हो जाती है। वो क्या हो जाती है? प्लूरल हो जाती है। लेकिन जब हम किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, वर्ब में क्या जोड़े? एस या ईएस, तो वो वर्ब जो है ना, वो कैसी होती है? सिंगुलर। इन दोनों में उल्टा चलता है कि
जब किसी नाउन में ऐसे एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल होती है, लेकिन जब किसी वर्ब में ऐसे एस जोड़ते हैं तो वो क्या बनती है, सिंगुलर बनती है। जैसे अगर हम बात करें बुक तो ये सिंगुलर है, लेकिन जैसे हमने इसमें क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया, तो क्या बन गया, बुक्स बन गया। तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन अगर हम बात करें गो की और बात करें गोज की, तो ये कौन सी वर्ब मानी जाएगी, प्लूरल वर्ब मानी जाएगी, और ये कौन सी वर्ब मानी जाएगी, सिंगुलर वर्ब मानी जाएगी। तो आपको कतई कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, वो कैसे होगी, एस या ईएस वाली। तो देखिए सारे टेंस जो हैं उनमें हम कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, एक छोटी सी सारणी के माध्यम से देखेंगे। अभी इस सारणी के माध्यम से हम प्रत्येक टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में ली जाती है, कौन सी मेन वर्ब प्रयोग में ली जाती है, उसको सीखेंगे। तो देखिए टेंस कितने, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके 4 सब पार्ट और होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पिछले वीडियो में इसकी डिटेल से आपको जानकारी दी थी। अब देखिए अगर हम बात करें प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की, तो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं डू और डज। और मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। आगे चले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, इज, एम और आर। और जब मेन वर्ब की बात की जाए तो वर्ब की चौथी फॉर्म, कौन सी फॉर्म, चौथी फॉर्म, यानी हम यूं कह सकते हैं कौन सी वाली फॉर्म, V1 प्लस आईएनजी, यानी जिसमें हम क्या जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, वो चौथी फॉर्म होती है। और आगे हम चले प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। मेन वर्ब क्या होगी, V3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हुई हैज बीन और हैव बीन। क्या क्या हो गई, हैज बीन और हैव बीन। और मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की चौथी फॉर्म, कौन सी फॉर्म आएगी, चौथी फॉर्म। हाँ, फिर पास्ट में चले तो पास्ट देखिए अगर आपको प्रेजेंट आता है तो आपको पास्ट भी आता है। इन दोनों टेंस की अगर कोई आपसे सवाल करे कि भाई डिफरेंट क्या है प्रेजेंट और पास्ट में, तो इनमें एक ही डिफरेंट है। अगर इंग्लिश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रेजेंट टेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब में आए चाहे वो मेन वर्ब में आए, कहीं ना कहीं। और पास्ट में फर्स्ट फॉर्म के बदले में क्या आती है, सेकंड फॉर्म। अगर मैं डू डज की सेकंड फॉर्म की बात करूं तो क्या होती है, डिड। तो हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट और पास्ट में कितना अंतर है, एक। फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या आती है, सेकंड फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसको लगाएंगे, डिड को। और मेन वर्ब क्या देखो, फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, तो इसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, V2 का, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। अब देखो इजेमआर की अगर हम बात करें तो बी की फर्स्ट फॉर्म में गिनी जाती है इजेम आर। इनकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज और वर। तो हम कह सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी, वाज और वर। अगर कभी भी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को बदलना हो, या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट प्रेजेंट टेंस के वाक्य को पास्ट में बदलना हो, तो आप फर्स्ट फॉर्म की जगह कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कंटिन्यूटी वर्ब की चौथी फॉर्म से आएगी। फिर पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो हैज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, और V3 का प्रयोग किया ही जाएगा। अब देखो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ रही है किसमें, हैज और हैव में, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब में किसका प्रयोग किया जाएगा, हैड का। बीन इसमें भी रहेगा और बी की चौथी फॉर्म, वर्ब की चौथी फॉर्म का इसमें प्रयोग किया जाएगा। बात करें फ्यूचर की, फ्यूचर टेंस होता नहीं है, लेकिन फ्यूचर टाइम होने की वजह से इसको टेंसों के साथ में पढ़ते हैं, और ये बनाया जाता है विल और सेल मॉडल से। तो शुरुआत में तो लिखेंगे विल, सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो विल बी सेल बी के साथ कंटिन्यूटी के लिए वर्ब की चौथी फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब विल हैव या सेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो क्या बनेगी, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, और कंटिन्यूअस होने की वजह से। अब देखिए आपको रटना नहीं है, इन चीजों को बिल्कुल इजी गोइंग तरीके से सीखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से कर्ता के साथ में लगती है, किस तरह से लगाते हैं। तो देखो इनके सीधी सी ये देखिए कि अगर मैं बात करूं वर्ब सिंगुलर की, वर्ब सिंगुलर की बात करूं तो वो कैसे बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस जोड़ने से। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की मैं बात करूं, सिंगुलर सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो उसमें एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगेगी। तो आप इसमें बताओ डू और डज में से एस या ईएस किस में जुड़ा हुआ है, डज में। इजएमआर में से एस या ईएस किस में जुड़ा हुआ है, इज में। हैज और हैव में से इजएमआर वो एस या ईएस किस में जुड़ा हुआ है, हैज में। और ये अकेली है, इधर वाज और वर देखो इसमें एस या ईएस किस में जुड़ा हुआ है, वाज में। आगे कुछ भी नहीं है। इन दोनों में देखो विल और सेल, विल और सेल, विल और सेल, इनमें एस या ईएस कहीं भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो मैं यहां तक की बता रहा हूं। तो आपने क्या नोटिस किया इन तीनों चारों शब्दों में, अगर मैं गो और गोज की बात करूं तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ईएस। तो हमने नोटिस ये किया कि वे वर्ब जिनमें एस या ईएस जुड़ा हुआ होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग में ली जाती हैं। और जैसे अब बात करें हैड की तो ये अकेली है, ये सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग में ली जाएगी। डिड भी अकेली है, ये सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग में ली जाएगी। लेकिन हम अगर बात करें विल और सेल की, विल और सेल कैसे प्रयोग में लिया जाएगा, ये मॉडल भी है। मॉडल के अनुसार तो ये अलग प्रकार से प्रयोग में लिए जाते हैं, लेकिन अगर इनको टेंस के संदर्भ में हम पढ़े तो आई और बी, आई और बी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, सेल का। और शेष सभी सब्जेक्ट, शेष सभी सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उन सबके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, विल का। देखो इनको एक ट्रिक से समझते हैं। इनके लिए एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखना, आई वी मांगे सेल, आई वी मांगे सेल, बाकी में विल बन जाए वेल, बाकी में विल बन जाए वेल। तो क्या समझे कि आई और बी है वो अपने साथ किसका प्रयोग करवाएंगे, टेंस में फ्यूचर में सेल का। और शेष जो सभी सब्जेक्ट है वो किसका प्रयोग करवाएंगे, विल का। अगर इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरे शब्दों में समझिए, जैसे आई और बी की क्या खराब हो गई, घड़ी। आई और बी की क्या खराब हो गई, घड़ी। तो घड़ी को किससे चलाएंगे, सेल से। तो यानी क्या समझे, आई और बी के साथ विल सेल में से किसका प्रयोग करेंगे, सेल का। और बाकी का क्या जमा करवा देना, बिल जमा करवा देना। बिल से मतलब विल। तो ये हमारी सारी हेल्पिंग वर्ब का हमने प्रयोग एक बार में सीख लिया है। नहीं तो आपको हर टेंस में अलग से बता दिया जाएगा कि ये सब्जेक्ट आए तो ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इस तरह के सब्जेक्ट आए तो इस तरह के हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इनमें नोटिस करने वाली बात क्या है, देखिए थोड़ा सा इस सारणी में और आगे हम चले तो आपने नोटिस किया कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो कौन से टेंस में दर्शाई जाएगी, प्रेजेंट टेंस में। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेवर कम्स, फर्स्ट फॉर्म कह दो चाहे फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कह दो, नेवर कम्स विद पास्ट टेंस। कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है या उसमें ऐसी ईएस जुड़ी हुई वर्ब है वो कभी भी पास्ट टेंस के साथ प्रयोग में नहीं ली जाती है। जैसे हम बात करें गो है, वेंट है और गॉन, तो ये जो गो वर्ब है, अगर मैं और बात करूं गोज की भी मैं बात कर लूं साथ में, तो ये दोनों वर्ब हैं
हमेशा के कौन से टेंस के साथ में प्रयुक्त होंगी? प्रेजेंट के साथ में, पास्ट के साथ में इनका कभी भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। और दूसरा हमने ये सीखा कि जो ये V2 है, कौन सी? V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज कम्स विद पास्ट टेंस। ये हमेशा कौन से टेंस के साथ में प्रयोग में ली जाती है? पास्ट टेंस के साथ में प्रयोग में ली जाती है। कौन सी वाली? V2। अब और आगे हम अगर चलते हैं तो देखिए थोड़ा सा, अगर हम देखें तो ये वर्ब की चौथी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म? चौथी फॉर्म, जो कैसे बनती है? फर्स्ट फॉर्म लाएंगे और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, जैसे गो है, वेंट है, और गोन है, और गोज है। थोड़ा सा देखना, और ये है, तो इसमें जो वर्ब की चौथी फॉर्म बनाएंगे तो जो आईएनजी जोड़ेंगे वो किस में जोड़ा जाएगा? गो में ही जोड़ा जाएगा, अर्थात फर्स्ट फॉर्म में ही जोड़ा जाएगा। तो वर्ब की चौथी फॉर्म है जो किससे बनती है? आईएनजी जोड़ने से बनती है। और हम देखेंगे कि जो वर्ब की चौथी फॉर्म है वो हमारी किसको शो करती है? निरंतरता को शो करती है, कंटिन्यूटी को शो करती है। और कंटिन्यूटी को शो करने वाला टेंस कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस। तो हम यूं कहें कि सारे जो कॉन्टिन्यूअस हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब में मेन वर्ब के रूप में किसका प्रयोग होगा? V1 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके मेन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो V3 और V3 प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट में, तो V3 हमें ये देती है कि इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, इंग्लिश में दूसरे नाम से इससे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। और ये हमें कार्य की पूर्णता का बोध करवाती है। और इसका सिर्फ कौन से टेंस में प्रयोग होता है? परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। हालांकि ये एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग में ली जाती है, लेकिन वो अलग मैटर है, अलग बिंदु है, अलग विषय। लेकिन अगर टेंस के संदर्भ में देखें तो V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो हमारे परफेक्ट टेंस को शो करती है, क्योंकि ये कार्य का पूरा होना दर्शाती है। अब देखिए थोड़ा सा हमें जरूरत पड़ती है वर्ब में एस या ईएस लगाने की। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई एस या ईएस कहाँ लगाया जाता है। वर्ब को सिंगुलर बनाने की हमें जरूरत पड़ती रहती है, तो हम वर्ब में एस या ईएस कहाँ और कैसे लगाएंगे? तो देखिए रूल फर्स्ट, अगर किसी वर्ब की समाप्ति, कोई वर्ब है उसकी समाप्ति किस पे हो रही हो? SH, CH, SS, O, S, X और Z, इन पर किसी वर्ब की समाप्ति हो रही हो और हमें उसको सिंगुलर बनाना हो, तो उसमें हमें क्या जोड़ना है? ES जोड़ना है। किसको जोड़ना है? ES को। ये कि यही चीज नाउन के साथ लागू होती है, लेकिन नाउन क्या बनती है? प्लूरल बनती है। क्या बनती है? प्लूरल बनती है। जैसे मैं आपको बताऊं, GO, ये क्या है? हमारी वर्ब, अंत में क्या आ रहा है? O, तो हम क्या करेंगे? ES जोड़ेंगे। अब ये वर्ब क्या बनी? ये तो बिना एस एस की थी, तो वर्ब प्लूरल है, और इसमें एस एस जोड़ा, ES ही क्यों जोड़ा? क्योंकि अंत में कौन सा वर्ण है? O, तो वर्ब कैसी हो गई? सिंगुलर हो गई। अगर जैसे हम बात करें ब्रश की, अब ब्रश तो नाउन भी है जो हम खरीद करके लाते हैं बाजार से, तो अगर हम इसको वर्ब की बात करें तो ये वर्ब प्लूरल है। लेकिन अगर इसमें अब देखो ऐसे ही एस जोड़ेंगे तो अंत में क्या मिल रहा है? एसएच मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? ब्रशेस। इसको ही अगर नाउन की बात करें वर्ब के रूप में, तो ब्रशेस क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर ब्रश को हम क्या माने? नाउन माने। क्या माने? नाउन, तो ये कैसी है? सिंगुलर है। अब इसको प्लूरल बनाना है तो एस या एस जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये नाउन के रूप में ये प्लूरल हो गया। ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया।
जैसे हम देखें टैक्स, सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगाती है, तो ये नाउन भी है और वर्ब भी है। अगर वर्ब के हिसाब से देखें तो वर्ब कैसी है, ये प्लूरल, लेकिन अब इसमें अंत में क्या आ रहा है, एक्स, तो हम क्या करेंगे, टैक्सेस। और ये खुद भी देखो नाउन और वर्ब दोनों की दोनों ही हैं, लेकिन हम वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं, तो ये कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये सारी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग में ली जाएंगी, ये सारी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग में ली जाएंगी। दूसरा देखो, अगर देखो अंत में क्या हो, वाई, अंत में क्या हो, किसी वर्ब के अंत में क्या हो, वाई, तथा उससे पहले, तथा उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जानते हो, व्यंजन, ए ई आई ओ यू 5 स्वर होते हैं वोवल्स, उनको छोड़ करके शेष 21 जो लेटर्स है वो किस में माने जाते हैं, कॉन्सोनेंट में। तो आई तो वाई को किस में बदलो, वाई को किस में बदलकर, आई में बदलकर, किस में बदलकर, कर एस या वो सॉरी ईएस जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, ईएस जोड़ा जाता है। तो देखो दूसरा नियम क्या है कि कोई वर्ब है जिसके अंत में वाई हो तथा उससे पहले कोई व्यंजन हो, तो हम क्या करते हैं, वाई को किस में बदल देते हैं, आई में, और फिर क्या जोड़ते हैं, ईएस, जैसे टी आर वाई, तो वाई क्या है, अंतिम शब्द, अंतिम वर्ण, और उससे पहले आर आ रहा है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट व्यंजन है, तो हम क्या करेंगे, आई को किस में बदला, आई में, फिर क्या जोड़ दिया हमने, आई ई एस, राइज हो गया। अब देखें रिप्लाई, तो क्या हो जाएगा, रिप्लाइज। अगर वर्ब के संदर्भ में देखें तो एस केवल ये दो जगह ही जुड़ता है। अब शेष कोई सी भी वर्ब आप उठा करके लेंगे तो कहीं पर भी एस नहीं जोड़ा जाएगा, शेष में सिर्फ क्या जुड़ेगा, एस। जैसे प्ले लिया हमने, तो अब क्या बनेगी, प्लेज। से लिया हमने, तो क्या बन जाएगी, सेज। कम लिया हमने, तो क्या बन जाएगा, कम, कम्स, सॉरी। तो इस तरह अगर कोई पूछे कि ऐसे ईएस में से ईएस कितनी जगह जोड़ा जाता है, दो जगह। फर्स्ट तो क्या है, एस एस सी एच डबल एस ओ एस एक्स और जेड मिले तो ईएस जोड़ो, और अंत में वाई मिले तथा उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट मिले, व्यंजन मिले, तो वाई को किस में बदल दो, आई में, और फिर क्या जोड़ो, ईएस जोड़ो, तो आपकी वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, और आप इस तरह से टेंस में इनका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी दिक्कत हमें आती है कि V1 में आईएनजी हम कैसे जोड़े, तो उसके भी कुछ नियम है। अगर आप रट करके सीखते हैं तो आप कोई सी भी जगह उलझ सकते हैं। वर्ब में अगर आपको आईएनजी जोड़ना है तो वो भी देखो बिल्कुल साधारण नियमों से आप सीख सकते हैं। V1 में क्या जोड़ना, आईएनजी जोड़ना, जो कैसे जोड़ा जाता है देखिए। सबसे पहले नियम फर्स्ट, कोई वर्ब है उसके अंत में क्या हो, लास्ट में, लास्ट लेटर जो है वो ई हो, तो क्या करते हैं, ई को हटाकर, ई को हटाकर क्या जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। तो फिर कौन सी वर्ब हो जाती है, कंटिन्यूटी वाली, निरंतरता वाली वर्ब हो जाती है। जैसे हम देखेंगे COME कम, तो अंत में क्या मिल रहा है, ई, तो हम क्या करेंगे, COMING। आगे देखें तो हमारे क्या है, टेक। ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं जिनकी समाप्ति किस पर होती है, ई पर होती है, तो नई वर्ब आईएनजी जोड़ने पर क्या बनेगी, ई हटा करके टेकिंग बन जाएगी। और भी है, जैसे गिव है तो क्या हो जाएगी, गिविंग हो जाएगी। तो क्या सीखे आप, कोई भी वर्ब जिसकी समाप्ति किस पर हो रही हो, ई पर, तो उसको अगर आईएनजी जोड़ना है उसमें तो सबसे पहले आपको क्या हटाना पड़ेगा, ई हटाना पड़ेगा, फिर आप आसानी से क्या जोड़ सकते हैं, आईएनजी जोड़ सकते हैं। दूसरा देखो इसमें क्या करते हैं, अंत में आई हो, अंत में आई हो, तो आई को किस में बदलेंगे, वाई में, आई को किस में बदलेंगे, वाई में, आई को वाई में बदलकर क्या जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं।
दूसरा नियम बिल्कुल इजी गोइंग लैंग्वेज में सीख रहे हैं, बाकी आप रट कर तो सीखते ही आ रहे हैं। अगर आपको नियम याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए कि अंत में कोई ऐसी वर्ब है जिसके समाप्ति किस पर हो रही हो, आई ई के, तो हम क्या करेंगे, आई ई को किस में बदल देंगे, वाई में। फिर उसमें आसानी से क्या जोड़ सकते हैं, आई एन जी जोड़ सकते हैं। जैसे टी आई ई बांधना होता है इसका मतलब, तो क्या हो जाएगा टी वाई आई एन जी। एल आई ई क्या हो जाएगा, एल वाई आई एन जी। डी आई ई नई वर्ब क्या हो जाएगी, डी वाई आई एन जी। इनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा जाए तो वहां भी मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से ही बनाई जाती है, वो वाली प्रयोग में ली जाती है। तो हम आईएनजी कैसे जोड़ें, हमें याद करने का झंझट खत्म हो जाए तो हम आईएनजी कैसे जोड़ें, उसके सीधे से नियम दिए जा रहे हैं। पहला नियम क्या है, अंत में ई हो तो उसमें से क्या कर दो, ई को हटा दो और सीधे क्या जोड़ दो, आईएनजी। अंत में ई की बजाय क्या हो, आई ई हो, तो आई ई को वाई में बदल दो और फिर आप आसानी से क्या जोड़ सकते हैं, आई एन जी जोड़ सकते हैं। आप उदाहरणों के माध्यम से देख सकते हैं। अब आप देखो थर्ड, थर्ड में जब हम चलते हैं तो अंत में डबल ई हो, अंत में डबल ई हो तो बिना परिवर्तन के आई एन जी जोड़ो, कोई चेंज नहीं करना है। अगर बदलाव करते हैं, ई को हटाते हैं तो आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अंत में क्या हो, डबल ई, जैसे देखो एफ डबल ई, क्या एफ डबल ई, तो क्या हो जाएगा एफ डबल ई आई एन जी। अब आप स्पष्ट देख सकते हैं कि हमने कोई भी शब्द न तो हटाया है न नया जो लगाया है, किसी को परिवर्तित किया है। एच डबल ई तो क्या करेंगे, एच डबल ई आई एन जी। तो वही क्या सीख रहे हैं हम, आई एन जी जोड़ने के रूल्स, जो कि हमें कंटिन्यूअस टेंस में बहुत ज्यादा इनकी जरूरत पड़ेगी। बाद में आप कहेंगे सर आईएनजी जोड़ा कैसे जाता है, तो आप देख लीजिए आसानी से। देखो अंत में कोई वर्ब है जिसके अंत में कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन हो, और उससे पहले एक ही सिलेबल, जिसको हम कहेंगे स्वर, एक ही वोवल हो, एक ही स्वर हो, तो उसमें क्या करते हैं, अंतिम वर्ण को डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डबल करके आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे देखो आप उदाहरणों के माध्यम से आपको समझ में आएगा। एस टी ओ पी, तो अंत में देखो पी क्या है, कॉन्सोनेंट, और उससे पहले ओ वोवल है, सिलेबल एक ही है इस पूरे में, तो हम क्या करेंगे, एस टी ओ कितने पी हो जाएंगे, डबल पी हो जाएंगे, फिर आसानी से हम क्या जोड़ देंगे, आई एन जी। सी एच ए टी चैट, तो क्या बनेगी, सी एच ए डबल टी आई एन जी। नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन अगर अंत में डब्ल्यू आर एच वाई क्यू होते हैं, होने पर डबल नहीं करते हैं, डबल नहीं करते हैं। अगर देखो ये हमारे हैं, जैसे अंत में व्यंजन हो, उससे पहले एक ही सिलेबल या स्वर हो, तो अंतिम वर्ण को डबल करके उसमें क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। ऐसा आपके उदाहरणों से बता भी रखा है, जैसे आर ओ बी, और देख लो आर ओ डबल बी आई एन जी, रॉबिन। लेकिन जब अंत में क्या हो, डब्ल्यू हो, आर हो, एच हो, वाई हो, क्यू हो, तो हम इनको आईएनजी जोड़ते समय डबल नहीं करते हैं। जैसे देखो टी एच आर ओ डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा, टी एच आर ओ डब्ल्यू
THROWING, कोई चेंजेस नहीं किए हमने। और देखो रिप्लाई, तो क्या किया REPLYING। अब देखो सीधे शब्दों में आपको ये चार नियम अगर पता है, इन चारों नियमों को अगर आप जानते हैं तो आप ING जोड़ते समय कोई गलती नहीं करेंगे। इन चारों से बाहर से अगर कोई वर्ड आता है तो उसमें आप बिना किसी परिवर्तन के, बेझिझक, बिना कोई कंफ्यूजन के आप क्या जोड़ सकते हैं, ING जोड़ सकते हैं। जैसे हमने लिखा टॉक, हमने ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा इसमें, इसके लिए कोई नियम भी नहीं लिखा कि कॉन्सोनेंट उससे पहले भी कॉन्सोनेंट, तो हमने क्या किया टॉकिंग, कोई चेंजेस नहीं किए। तो इस तरह से आप वर्ब में क्या जोड़ सकते हैं, ING जोड़ सकते हैं। तो देखो और आगे जब हम चलते हैं थोड़ा सा और देखो इसमें, जब हम टेंस पढ़ते हैं, जब हम क्या पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, तो हमें किनका निर्माण करना होता है, सेंटेंस। टेंस पढ़ते हैं तो हमें सेंटेंस का निर्माण करना पड़ता है। अब अगर टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखा जाए, क्या देखा जाए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार देखा जाए तो ये बहुत प्रकार के वाक्य होते हैं, लेकिन हमें टेंस पढ़ते समय कितने प्रकार के वाक्यों का निर्माण करना होता है, 3 प्रकार के वाक्यों का निर्माण करना होता है। तो पहला कौन सा है, असर्टिव। पहला कौन सा है, असर्टिव, कथनात्मक वाक्य। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पॉजिटिव, पहला कौन सा होता है, पॉजिटिव, दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव, दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव। और जो इनके अलावा हम एक और पढ़ते हैं वो इंटरोगेटिव। कौन सा पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हमें सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, हम 3 तरह के सेंटेंस लगभग ज्यादा पढ़ते हैं, और जो विभिन्न प्रकार के सेंटेंस रह गए उनका मैं अलग से सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस वाला वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। तो देखिए इनकी अगर हम बात करें, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव कौन से होते हैं, इनको अफर्मेटिव भी कहते हैं। इनमें क्या होता है, वे वाक्य जिनमें किसी बात को, किसी कार्य को स्वीकार किया जाता है, कार्य का होना स्वीकार किया जाता है। जैसे आई टीच हिंदी, आई टीच हिंदी। तो आपने क्या देखा कि हिंदी का पढ़ाना यहां पर स्वीकार किया जा रहा है, मैं हिंदी पढ़ाता हूं। और एक सेंटेंस में कहूं आई डू नॉट टीच हिंदी, आई डू नॉट टीच हिंदी। तो देखिए, और आगे चलें, डू आई टीच हिंदी। इनको अब देखते हैं। तो इनमें जब हम देखेंगे तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला, सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रही है, फिर आगे बिंदु डाले गए हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, फिर नॉट आ रहा है, नेगेटिव वर्ड आ रहा है, फिर मेन वर्ब आ रही है। तो असर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो वह वाक्य जो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से शुरू होता है तो असर्टिव होता है। लेकिन ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। जब किसी कार्य का होना स्वीकार किया जाता है सेंटेंस में तो वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, और जब कार्य का नहीं होना बताया जाता है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है। तो इनमें हमने क्या देखा कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है उनकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस या तो हेल्पिंग वर्ब आए या मेन वर्ब आए अथवा दोनों आए, आगे कुछ भी लिख दिया जाए। तो आपको उसको कौन सा सेंटेंस बताना है, पॉजिटिव सेंटेंस बताना है। फिर उस सेंटेंस के अंत में आपको कौन से पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करना है, फुल स्टॉप का। अगर आपका सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के तहत आ रहा है तो आपको अंत में फुल स्टॉप ही लगाना है। अब कहेंगे कि इसमें तो देखो
मेन वर्ब आ रही है, वर्ब भी आ रही है कर्ता के बाद में। तो एक और उदाहरण देख लो, देखो आई एम टीचिंग हिंदी, आई एम टीचिंग हिंदी। तो देखिए यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, और एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और टीचिंग क्या है, मेन वर्ब है। तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर की पालन कर रहा है ये सेंटेंस। तो आप इसको भी कौन सा सेंटेंस कहेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे। यहां देखिए नॉट शब्द आ रहा है, नकारात्मक नॉट आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो हम इसको कौन सा सेंटेंस बताएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे। अगर आपको असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस बनाना आता है, उसकी स्ट्रक्चर आती है, तो आप नेगेटिव आसानी से बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। अब हमको अगर मान लो नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है उसकी स्ट्रक्चर लेनी हो, तो देखो कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का। किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का, फिर मेन वर्ब, और आगे शेष चीजें चली आएंगी। तो यानी कोई जरूरी नहीं है पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आए या नहीं आए, सीधा मेन वर्ब भी आ सकते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। अब बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। पॉजिटिव का इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, पॉजिटिव का इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन जानते हो, जैसे आप शीशे के सामने खड़े रहते हो, किसके सामने खड़े रहते हो, शीशे के सामने। तो आप शीशे में जब देखते हो तो आप सीधा हाथ उठाते हो, शीशे में कैसा हो हाथ लगता है, वो लेफ्ट हैंड लगता है, बायां हाथ लगता है, यानी ऐसे आपको दिखाई देता है, जो इधर की चीजें हैं वो उधर को चली जाती हैं। तो वैसे के वैसे आपको कुछ नहीं करना है। यहां क्या करना है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों का क्या कर देना है, इन्वर्जन कर देना है। इन्वर्जन आपस में स्थान बदल देना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या हुई कि सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद क्या आएगी, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, और चीजें ऐसे के ऐसे चलती जाएंगी, और अंत में किसका चिन्ह लगाया जाएगा, इंट्रोगेटिव मार्क्स। इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। दिक्कत ये होती है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो क्या करें, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम हमारे हिसाब से लेकर के आते हैं कि वाक्य में कौन सा टेंस निहित है। जैसे हम आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से देते हैं, ही गोज टू स्कूल। और अब देखो इसको निगेटिव में बनाना है, तो सब्जेक्ट के बाद सीधी क्या है, मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ऐसे ही कौन से टेंस में बताया हमने, बैक करके देखेंगे सारणी में, तो हमने बताया कि ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। अब आप बताओ डू और डज में से सिंगुलर कौन सी है, सीधे शब्दों में बताओ, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। और सिंगुलर वर्ब की क्या विशेषता बताई थी, उसमें क्या जुड़ा होता है, एस या ईएस। तो ये हमारी सिंगुलर वर्ब हो गई, ये प्लूरल वर्ब हो गई। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या लिखेंगे, डज नॉट, फिर क्या लगा देंगे। अब देखो जब ये आ गया तो हमें क्या करना है, डू डज डिड, तीन ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिनके साथ अगर मेन वर्ब लगाते हैं तो ये पेयर इंफिनिटिव यानी फर्स्ट फॉर्म के रूप में प्रयोग में ली जाती है। तो अब गोज नहीं आकर के हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, गो का प्रयोग करना पड़ेगा, टू स्कूल। अंत में कौन से पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का। वजह जानते हो, क्योंकि सब्जेक्ट और इस तरह की रचना के साथ जो सेंटेंस आता है वो अंत में फुल स्टॉप लेता है। अगर हम इसको किस में बदलें, इंट्रोगेटिव में, किस में बदलें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हम इसको लिखना चाहें तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेकर के आए आप, डज लेकर के आ गए। डज ही गो टू स्कूल। अब फुल स्टॉप नहीं आकर के अंत में क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। तो हमें क्या याद रखना है कि हमें सिंपल सेंटेंस या नहीं यूं कहें कि पॉजिटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में लिखना हो तो हम क्या करेंगे,
कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन कर देंगे। इन्वर्जन होता है आपस में स्थान बदल देना। और अब जैसे कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी प्रयोग में लिए जाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी प्रयोग में लिए जाते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको कहाँ लिख सकते हैं, इस सेंटेंस के शुरू में ही लिख सकते हैं। जैसे हमें लिखना है When does he go to school, तो ये WH वर्ड है, तो इसको कहाँ लिखा हमने, सेंटेंस के शुरू में। इस तरह से ही लिखा जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अगला वाला जो वीडियो लेकर के आएंगे हम, उसमें टेंस के प्रकार तो आपको बता दिए, प्रत्येक टेंस के यूजेस, उनका प्रयोग कहाँ होता है, कौन सी कंडीशन में होता है और कैसे करते हैं, और उनमें जो वाक्य निर्माण है वो हम आपको बताएंगे। किस किस टाइप के सेंटेंस बनाए जाते हैं, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, सभी तरह के सेंटेंस हम आपको अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और कोई भी तरह की अगर आपको दिक्कत रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अंत में एक बार फिर कहना चाहूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।